नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। क्लास 12 केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक चल रहा है। हमारा दोनों साथ में चल रहा है। आज हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था में जो है EFCC की संकुलन क्षमता निकाल ली थी, कितना आया था 52.4%। EFCC का निकाल लिए थे 74%। अब हम निकालेंगे BCC यानी अंतः केंद्रीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। क्योंकि यहाँ की जो संकुलन क्षमता बताने जा रहा हूँ BCC की, इसको देखने से पहले एक वीडियो आपके लिए बना दिया गया है EFCC BCC, उसको देखना अनिवार्य है। अगर वह चीज़ नहीं समझ में आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को देखने के बाद ही इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो संकुलन क्षमता आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब हम लोग देखेंगे अंतः केंद्रीय एकक कोशिका क्या होता है। तो आपको पता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है? जो ऐसी एकक कोशिका जो कोनों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? कोनों के अतिरिक्त देखिए, कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में उपस्थित हो। कोई अभिकर्ण जो कोनों के अतिरिक्त अगर उसके केंद्र में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम? अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताया मैं कोनों के अतिरिक्त कहाँ उपस्थित है? अभिकर्ण उसके केंद्र में उपस्थित होते हैं, एकक कोशिका केंद्र में उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। यह इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, मजेदार भी है। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तभी टॉपिक समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं। संकुलन क्षमता निकालने के लिए मैं इस बिंदु को मैं पॉइंट A लेता हूँ, इसको C लेता हूँ और इसको B लेता हूँ। कोई दिक्कत? A B C, ठीक। यह जो A और C है पिछले वाले ये जो पीछे वाले फलक हैं A वाले, इसके भाग है AC, और B जो है A जो आगे हैं इसके भाग है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से AC पर हम रेखा खींच देते हैं, फिर BC एक रेखा खींच लेते हैं। यह घन है, तो घन की भुजा बताया था मैं क्या होती है? A। इसकी भी लंबाई क्या होगी? A। इसकी भी लंबाई क्या होगी? A। इसकी भी लंबाई क्या होगी? A। चूंकि हमको चाहिए क्या? AB को निकालने से पहले किसकी आवश्यकता होगी? BC। तो पहले मैं इसको एक चीज बनाकर दिखा रहा हूँ, क्या बन रहा है। कुछ इस प्रकार से इधर बन रहा है, देखिए। ये हो गया, AC हो गया, और यह इस प्रकार से है और इस प्रकार से। यह क्या हो गया हमारा? B। त्रिभुज बन रहा है ना। त्रिभुज कैसा बन रहा है? ABC। यह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। बताया था मैं, घन की सभी भुजाएं लंबवत होती है, वह कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 अंश का। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC, ठीक। तो हमको चाहिए क्या? इस भुजा को निकालने के लिए इस भुजा का मान जरूरी है BC। तो BC हमको पता नहीं है, तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या? D। एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या? D। तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसकी देखा जाए, इसकी कुछ संरचना इस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ये D हो गया हमारा, ये C हो गया हमारा, ये B हो गया। यह कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 अंश। तो हमारा भी ये भी त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? CDB या BDC में जो BC होगा हमारा कौन हो जाएगा? BC हमारा क्या हो जाएगा? कौन स्क्वायर। फिर CD हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, बराबर CD स्क्वायर प्लस
फिर क्या होगा, बी डी आधार हो जाएगा, बी डी। अब बताओ ए हमारी ए भुजा है, ए बी हमारी क्या भुजा ए, तो हमको बी सी निकालना है, बी सी आराम से निकाल सकते हैं। तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ए है भुजा की लंबाई, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा √2a स्क्वायर हो जाएगा होगा, फिर बी सी हो जाएगा √2 बचेगा, ए बाहर हो जाएगा, ये हमारा बी सी निकल कर आ गया। लेकिन बी सी से काम नहीं चलेगा, हमको कौन चाहिए, ए बी भी चाहिए। तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पर त्रिभुज बना चुके हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण अर्थात ए बी स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो देखो बी सी का मान निकाल लियो तुम, बी सी का मान क्या है √2a, इसका मान निकल गया क्या है √2a, तो आराम से अब निकाल लोगे। ए बी का भुजा लंबाई ए बी स्क्वायर, ए सी कितना है देखो, ए सी क्या है ए है, ए स्क्वायर प्लस √2a होल स्क्वायर, √2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ए बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा होगा, फिर ये उधर चला जाएगा तो ए बी स्क्वायर, ये पूरा टोटल 3a स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर √3a स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा ए बी बराबर √3a, ए बी भी निकल गया, कि नहीं। तो ए बी आप लोग जानते हैं, ए बी की लंबाई हमें निकल गई। अब इसकी जो है वास्तविक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यह इस प्रकार से गोले होते हैं और इस प्रकार से, बात समझना, इस प्रकार से, ठीक। तो ये गोले की त्रिज्या r होती है, इस गोले की भी त्रिज्या r होगी, एक केंद्र है, फिर इधर भी त्रिज्या r होगी, इस गोले की भी त्रिज्या r होगी, इसका भी केंद्र a है, इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र है। तो यहाँ पे कितने आ रहे, 1 2 3 4 आ रहे, तो यहाँ पर 4r किसके बराबर है, ए बी के, किसके बराबर है, ए बी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी बराबर क्या हमारा 4r, यहाँ से तो √3a बराबर क्या हो जाएगा 4r। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए और r के बीच में संबंध निकालना है, तभी हमारा संकुलन क्षमता आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी फार्मूला क्या होती है संकुलन क्षमता, पी की संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है जेड गुणित 4/3 पाई r क्यू बटे भुजा क्यू ए क्यू बराबर गुणित 100, यही हमको चाहिए था। तो ए और आर के बीच में संबंध निकल जाएगा तो अपने आप हमारा संकुलन क्षमता आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 4/√3 r हो जाएगा ए बराबर। तो आप आराम से हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और आर के बीच संबंध आ गया। तो सबसे पहली बात यहाँ जेड जो प्रभावी कणों की संख्या है, अंतः केंद्र में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है बताया था मैं, 2। याद करो भाई, नहीं पढ़ते लिखते तो कोई क्या करेगा, कितनी होती है 2। जेड बराबर कितना आ गया हमारा 2। अब यहीं पर मान रखो पी जेड बराबर कितना हो जाएगा 2, 4/3 हो जाएगा, पाई का मान होता है 3.14 गुणित r क्यू होगा बटे ए क्यू मतलब 4/√3 r का होल क्यू होगा। अब देखो कर सकते हो यहाँ पर 2 गुणित 4/3 गुणित 3.14 गुणित r क्यू बटे 4/√3 का होल क्यू, सॉरी क्यू है, क्यू होल क्यू, 3 का होल क्यू गुणित r क्यू होगा। यह r क्यू से r क्यू कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा इसको पूरा हल करोगे तो यह पूरा हल करने के बाद आएगा हमारा, जब इसको पूरा हल करोगे तो यह हमारा निकल कर आएगा
68%। कितना निकल कर आएगा? 68%। कितना निकल कर आएगा? 68%। तो हम कह सकते हैं, नोट करके लिख लेना कि नोट करके अंतः केंद्रीय, नोट करके लिख लेना कि अंतः केंद्रीय में अवयवीकरण 68% स्थान घेरे रहते हैं या भरे रहते हैं। और रिक्त स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 में से 68 को घटा देना, तो रिक्त स्थानों की संख्या निकल कर आ जाएगी, रिक्त स्थान बराबर हो जाएगा 100 माइनस 68%। तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, बचेगा 93, 32%। कितने हो जाएंगे? 32%। तो अंतर कितने परसेंट अभिकर्ण खाली रहते हैं, स्थान नहीं भरे रहते हैं? 32%। कितने परसेंट भरे रहते हैं? 68%। तो यह चूंकि हमारे संकुलन क्षमता निकल कर आ गई, तो आप इसको ध्यान से समझ जाइएगा। डायग्राम भी अच्छा है, अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखो, बार और बता रहा हूँ डायग्राम को मैं। ये हमारी क्या है? अंतः केंद्रीय की मैं संरचना बना रहा हूँ कि इस प्रकार से होती है। ठीक, अंतः केंद्रीय का परिभाषा होता है जो कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में उपस्थित है। संकुलन क्षमता निकालने के लिए मैं इसको ए माना, इसको सी माना, इसको बी माना। ठीक, तो यहां से मैं एक रेखा खींचा, यह जो ए सी है पीछे वाली भुजा की है, पीछे वाली, और बी जो है, बी पॉइंट है, यह इस भुजा की, इसके लिए, और ए सी जो है इस वाले की, ये इस वाले की। ठीक, तो यहां से एक त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको ए जरूरी है, इसको निकालने के लिए मैं इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ, भुजा ए, तो आराम से एक त्रिभुज बन जाएगा और ए भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं हम। तो चूंकि वह समझना जरूरी था, अगर समझे रहोगे अगर चीज तो आराम से कर लोगे। तो यह थी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और समझ में आता है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। लेकिन आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, ठोस अवस्था। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाना ना भूलें और अच्छे से नोट कर लीजिए, समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।